तो सवाल है कि एक अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है, लिथियम के साथ, ठीक है। कुछ किसी का आया है, मॉडर्न ही करवाओ सर, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है लिथियम के साथ और न्यूक्लियर रिएक्शन ये वाली टेक प्लेस करती है। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज इतना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है। तो अगर तुम जानते हो तो ये बिलोंग करता है एंडोथर्मिक कैटेगरी को, क्योंकि एंडोथर्मिक में ही क्यू वैल्यू हमारी जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना। और उसी में हम पूछते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से कितना होना चाहिए ताकि ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सके, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई हुई है, अगर तुम्हें याद हो तो, कि सपोज करो अब एंडोथर्मी में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट कम रहता है, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस रहता है और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अधिक रहता है। तो बेसिकली मुझे एनर्जी से मास बनाना पड़ता है। सपोज करो तुम्हारा यहाँ पर ये है लेट से 7 kg है, मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा 2 kg है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है 10 kg का। तो फिर हम बोलते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए 1 kg इंटू में c स्क्वायर के बराबर का। ये अपने को देखने में लगता है कि भाई हमें 9 kg से 10 kg क्रिएट करना है, तो मुझे 1 kg जो है वो कहाँ से लेकर के आना पड़ेगा, 1 kg मुझे लेकर के आना पड़ेगा एनर्जी से, मास में लेकर के आना पड़ेगा। तो हम अगर हमसे कोई बोले कि मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी या इसका जो मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू 1 kg इंटू में c स्क्वायर, ये होना चाहिए। लेकिन ये जवाब गलत है। क्यों जवाब गलत है? क्योंकि अगर ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है तो ये मोमेंटम भी लेकर के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस एनर्जी को तुम, इसको फोन से दूर करो, इस एनर्जी को तुम क्यू वैल्यू ही बोल सकते हो। क्यू वैल्यू क्या होता है? क्यू वैल्यू होता है, अगर क्यू वैल्यू का मोड पूछोगे तो क्यू वैल्यू का मोड क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में c स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू वैल्यू होते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में c स्क्वायर, ठीक है। अरे गुनमुन, ये तार निकाल देगा, मेरा नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसको इधर ले जा, चल रहा है इधर चल। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में c स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मगर मास ऑफ रिएक्टेंट कम है, मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ये क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से तुम बातें बता रहे हो मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ इसमें जो है वो सब कुछ तुम्हारा चौपट हो चुका है मॉडर्न फिजिक्स में, अगर तुम्हें ये सब बातें भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम जो एक मिस्टेक होती है वो हम बोलते हैं कि अगर हमसे पूछें कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसको थ्रेशोल्ड का भी नाम देते हैं, या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इस वाले पार्टिकल की कितनी होनी चाहिए कि ये रिएक्शन को टेक प्लेस करवा सके, तो अपने को लगता है कि 9 kg से 10 kg बन रहा है, ठीक है। तो 1 kg का जो मास है वो एनर्जी से क्रिएट करना पड़ेगा, तो मिनिमम एनर्जी जो है 1 kg इंटू में c स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर मोड ऑफ क्यू वैल्यू बोल सकते हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पे 9 और मास ऑफ प्रोडक्ट है 10 इंटू में c स्क्वायर, तो क्यू वैल्यू का मोड भी हम इसके बराबर कर सकते हैं। लेकिन ये जवाब गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है, साथ में मोमेंटम भी लेकर के आ रहा है। तो अगर तुम इससे 1 kg स्क्वायर को पूरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे तो वो तो एक मास बन जाएगा, लंप ऑफ मास, उसका कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाएगा। और उसका काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं हो पाएगा तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे? मोमेंटम कंजर्व तो नहीं होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा अधिक एनर्जी रखना पड़ता है क्यू वैल्यू से, ताकि हम इस रिएक्शन को टेक प्लेस करवा सके। और वो मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी कितना होता है, वो एनर्जी होता है क्यू वैल्यू इंटू में 1 प्लस में स्मॉल मास अपॉन में कैपिटल मास। स्मॉल मास यहाँ पे छोटा वाला मास होता है और कैपिटल मास बड़े वाला मास होता है। इस m को हम जो है छोटे वाले पार्टिकल को एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और ये दूसरा वाला मास जिसपे हम बम्बार्ड करें, ये बम्बार्डिंग हो गया, ये जिसपे बम्बार्डमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आता है क्यू वैल्यू। तो ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंडोथर्मिक, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है गोली जैसी, कि बंदूक चली, जैसे अल्फा डीके हो गया, तो एक गोली चली तो टोटल जो एनर्जी है उसमें से गोली कितना शेयर लेकर के जाएगी। तो एक अल्फा डीके हुआ तो उसमें अल्फा पार्टिकल कितना एनर्जी लेके जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है उसके पास कितना एनर्जी आएगा। एक तो ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक मैंने बोला था ये वाला कंसेप्ट अराइज हो सकता है कि जो बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, जिस वाले पार्टिकल को हम फेंक करके मार रहे हैं किसी न्यूक्लियस के ऊपर, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होना चाहिए, मिनिमम उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होना चाहिए, सो दैट रिएक्शन टेक प्लेस करे। उसमें हमने ये वाला कंसेप्ट सीखा था कि अक्सर बच्चे ये कर देते हैं कि हमें एक मास को बढ़ाना है तो वो मास डिफेक्ट इनटू में c स्क्वायर का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बोल देते हैं, बट वहां पर वायलेशन किसका होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो हमें इसे हल्का सा अधिक रखना होता है। तो ये m डिफेक्ट इनटू में c स्क्वायर को ही तो क्यू वैल्यू बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, तो इसलिए 1 प्लस कुछ कर रखा है हमने। तो यहां से अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला मालूम होता तो तुम बड़ी आसानी से इसका आंसर दे पाते। तो मैंने पूरा थ्योरी डिस्कस कर दिया है,
अब अगर मैं आंसर की बात करूं यहाँ पर तो मैं फटाक से आंसर निकाल पाऊंगा, लेकिन किसी भी बच्चे ने इसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये सब जो है तुम्हारा चौपट हो रखा है, मैं तो यही समझूंगा। अब ये देखते हैं डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया ये क्लोज हो सकता है। चलो मिट गया, शुक्र है। तो अब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा, तो वैल्यू क्या आएगा इसका वैल्यू आएगा थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इज, क्यू वैल्यू कितना है 2.87, और 1 प्लस में स्मॉल मास कौन है, ये हीलियम, इसका 4 है और इसका मास कितना है 7। तो ये कितना आ गया बच्चों 2.87 इंटू में 11/7, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 7 चौके 28 है ना, और ये 0.4 आएगा बल्कि, और 28 और फिर 1, तो 0.41 इंटू में 11, तो 41 इंटू में 11 अगर हम करेंगे तो 41 इंटू में 41 तो 154, तो 451 यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी तुम्हें इसको देना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल को, तब ये रिएक्शन जाकर के हो पाएगी। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, जवाब इसका बिल्कुल ठीक है, ये जवाब आएगा इसका। ठीक है, फिर इसमें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक जेई में आया 2019 के अंदर, उस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर सकते हो। हाँ बोलो प्राची, कुछ अगर दिक्कत है तो। आंसर ये करेक्ट है। वो फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने नहीं किया था, फॉर्मूले का डेरिवेशन तो हमने नहीं किया था, लेकिन फॉर्मूले का हमने सेंस जरूर बना लिया था कि क्यू वैल्यू से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, और क्योंकि जो बम्बार्डिंग पार्टिकल होता है बड़ा छोटा होता है, और जिस पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा होता है, तो m/m जो है वो स्लाइटली है ना, 1 + m/m विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो वहां से आता है। इसका डेरिवेशन तो मैंने नहीं किया, तुम कहोगे तो मैं देख दूंगा इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं इसका डेरिवेशन देख पाऊँ। इसका जहाँ तक मुझे याद है ना, इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा चौड़ा सा था, क्वाड्रेटिक वगैरह बनती है शायद, डी वगैरह रूट्स वगैरह में काम करते हैं, फिर आता है इसका आंसर। मैं चेक करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो इसका डेरिवेशन। लेकिन हम जो है एंडोथर्मिक में ज़्यादा होना चाहिए और एक्सोथर्मिक में सर, अरे यार ए भगवान, ये इनको तो ABCD भी नहीं आती मॉडर्न की भाई। एक्सोथर्मिक में ये वाला सवाल ही नहीं बनेगा। जब मास जो है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर मास जो है 5 है और बन रहा है 12 मास, तो इसका कोई एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पर। जैसे अल्फा डी के होता है, अल्फा डी के में क्या होता है, ये x जो है ये टूट जाता है y में, तो ये हो जाएगा Z-2 है ना, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा A-4, प्लस में क्या होगा ये। अब इसमें ये पूछोगे इसे काइनेटिक एनर्जी कितना है, भाई ये तो यहाँ पे तो मास ज्यादा है, यहाँ पे मास कम है, तो ज्यादा से कम मास में टूटने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होती है। कम मास से ज्यादा बनने में दिक्कत होती है, तो उस तरह का क्वेश्चन तभी पुटअप होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बुलेट की फॉर्म का बनता है। नोट्स खोल लो थोड़े से। हाँ ठीक है, चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आया, उसको ट्राई करो जरा। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारी आंखों के सामने, ठीक है, देखो इसको ट्राई करो जरा। ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये खींच रहा है और ये पिटेगा मेरे से। ओए रुक जा, तार निकल जाएगी ये। करो इसको ट्राई करो ना, ये 2019 जेई में आया, ठीक है, इसको ट्राई करो जरा बच्चे। नई क्या हुआ, ये स्टॉप शेयरिंग कैसे आ गया, एक सेकंड रुकना जरा। यहाँ पर कशिश एक नई थ्योरी लेकर के आई है, वो शायद एक सेकंड रुकना जरा। कशिश इसके अंदर एक नई थ्योरी लेके आई है सर। इसमें तो मास जो है वो रिएक्टेंट का ज़्यादा है, 11 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का 10 ही है, तो आप वाली थ्योरी इसमें काम ही नहीं करनी चाहिए भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन भी तो है, इस हिसाब से देखोगे तो 7 4 11, यहाँ पर भी 7 4 11, यहाँ पर ये तो कंजर्व रहता ही है। तुम्हें मास दे ही नहीं रखे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं करते हैं, मास ऐसे नहीं निकालते हैं। जो न्यूक्लियर में जो मास डिफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, हल्का हल्का छोटा, वैसे मास नंबर से नहीं निकालना होता, ठीक है। मास नंबर से निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी उसके अंदर। तुम क्या कर रही हो, 7 और 4 11 यहाँ पर, और यहाँ पर 10 ही है, तुम इसको भूल गई हो, तो यहाँ पर भी 10 और 11 ही है, ठीक है। लेकिन ऐसे काम नहीं करना है तुम्हें, इसके तुम्हें एग्जैक्ट मासेस चाहिए, तो वो हमें मालूम पड़ रहा है क्यू वैल्यू से। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में c²। अगर ये नेगेटिव इसका मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर। तुम ये वाली बात जो लिख रही हो कि प्रोडक्ट का मास तो कम है, ये गलत है। तुम शायद यहाँ पे 10 रीड कर लिया तुमने और इससे तुम बोल रही हो, और यहाँ पे तुम्हें 11 नजर आ रहा है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जो ये एटॉमिक मास नंबर है वो तो दोनों में 11 11 ही रहेगा, वो अलग नहीं होने वाला, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है।
बट वो मास तुम्हें एग्जैक्टली दिए होने चाहिए मास डिफेक्ट को निकालने के लिए। ऐसे ऐसे मास नंबर से नहीं निकालना। न्यूक्लियर में तो 0.001 एटॉमिक मास यूनिट, इतने चेंजेस को भी कंसीडर करना पड़ता है। ये तो बड़े ऊपर ऊपर के मास होते हैं, एटॉमिक मास वगैरह जो होते हैं, है ना। तो ये वाला यहाँ पर फंडा नहीं लगाना है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, देखो ऐसे से मास दिए रहेंगे, इतने इतने 0.05 तक। ये देखो इसमें भी फर्क आता है, ठीक है। तो ये मासेस अपने को मास नंबर से नहीं निकालने होते, ठीक है। चलो करो जरा ट्राई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सही जवाब है। तो प्राची ने इसका जवाब ठीक दिया है। ये 2019 का जेई का सवाल है। तो जो लोग पेपर कर रहे हैं, प्राची ने, इसने, कशिश ने तो सारे पेपर कर लिए। कशिश तुम्हें फिर भी याद नहीं है? इसमें तो सर उस फॉर्मूले का यूज ही नहीं हुआ। अच्छा तुमने यूज नहीं किया, बिना उसे कर दिया। मैं पूछूंगा तुमसे तुमने कैसे किया है, ठीक है। चलो अब देखो जरा। तो ये क्या कह रहा है, ये सपोज ये एक दे रखा है तुम्हें न्यूक्लियस, कुछ और पूछ रहा है बच्चा। मॉडर्न नहीं किया है सर अभी, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस हमें दे रखा है रेस्ट में, ग्राउंड सेट में, अल्फा डीके के अंदर जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो क्या रिएक्शन बनेगा, RA88 जो है वो अल्फा डीके में गया तो 86 बन गया, और RN बन गया तो यहाँ पे 2He4 आएगा, ठीक है। ऊपर चाहो तो कर लो 226, और ये हो गया 222, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल फाउंड टू बी, अच्छा ये अल्फा पार्टिकल है। अच्छा ये शायद दूसरे वाला होगा मेरे ख्याल से ना, वो नहीं है, मे बी चेक कर लेंगे। चलो क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी जो, हाँ ये शायद दूसरे वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये जो तुम बात कर रहे थे ना एक्सोथर्मिक वाले, तो ये एक्सोथर्मिक के ऊपर आ गया, ठीक है। तुम पूछ रहे थे गौरव, सॉरी मुझे माफ करना ना, मैंने बोला कि उसी पे आया क्वेश्चन, उस पे नहीं आया, ये एक्सोथर्मिक पे आया, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक पे हम जो बुलेट वाला केस होता है, ठीक है, वो भी चलो एक्सप्लेन हो जाएगा इसी क्वेश्चन के बहाने। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल पाएगी 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई गई है, ठीक है। और यहां पर हम कहेंगे कि, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के ऊपर है ये। हाँ एक सेकंड जरा, इसको ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब हम ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बड़ा आसान है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, एक एक्सोथर्मिक के ऊपर हो गया, एक एंडोथर्मिक के ऊपर हो गया। ये वाला क्वेश्चन एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक के ऊपर है। पिछले वाला क्वेश्चन हमने कर लिया एंडोथर्मिक के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक के ऊपर। पहले मैं एक्सोथर्मिक का थ्योरी बता देता हूं। एक्सोथर्मिक की थ्योरी क्या है कि जो भी एनर्जी जो है ना, वो होगी क्यू वैल्यू के बराबर। तो क्यू वैल्यू के बराबर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज शेयर्ड अमंग दीज टू पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें नीचे आता है दोनों का मास, m1 प्लस m2, और ऊपर आता है दूसरे वाले का मास। अगर E1 निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, m2 आएगा, ठीक है। ये बुलेट और वो वाला केस भी तुम ले सकते हो कि जिसका मास कम है उसके बाद ज्यादा एनर्जी आता है, तो बुलेट जो है मोस्टली एनर्जी लेकर के चला जाता है। ये वाला फंडा रहता है आमतौर पर। अगर ऐसा सवाल हो तो वो जेई मेंस का सवाल बोला जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर बोला कि जो ये Rn का जो न्यूक्लियस है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में आता है। यहां पर किसके अंदर आएगा, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये आएगा, और बाद में ये एक गामा डीके के अंदर जा रहा है अपना एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो पूछा है जो गामा स्टेट में जो एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये यहां पर हमसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, अगर हम यहां पे देखने की कोशिश करें, वाली बात फंडामेंटल नहीं है, ये वाली बात फंडामेंटल नहीं है। अब हम इसको भी ब्रेक कर देंगे। उस फॉर्मूले का यूज मत कराओ ना, उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा हूं। तुमने निकाला कैसे है मुझे मालूम नहीं, उस फॉर्मूले का कहां यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला है कोई, ये तो गामा डीके वाला फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा प्राची बोल रही है कि सर किसी और फॉर्मूले का यूज करना है। मुझे नहीं मालूम तो किस फॉर्मूले का यूज कर रही हो प्राची, जो किस फॉर्मूले की बात कर रही हो तुम। पिछले वाला फॉर्मूला तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जो मैंने पिछले वाला कराया है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी वाला। ये तो ये वाला फॉर्मूला तो हमें यूज करना पड़ेगा ना कि एनर्जी कितना कितना शेयर हो रहा है। अगर तुमने फॉर्मूला यूज नहीं किया तो तुमने बेसिक से कर दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। किसी फॉर्मूले को मत करो। हाँ तो तुमने कैसे किया फिर बताओ। कह रही कि कोई भी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ जाएगा। मोमेंटम, अरे वही तो है। अब तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कह रही हो सर मोमेंटम कंजर्व करो, एनर्जी कंजर्व कहां से। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये मोमेंटम कंजर्व एनर्जी कंजर्व से ही तो बनता है, और किससे बनता है ये, दो से, अरे उसी से तो बनता है ये फॉर्मूला, और किससे बनता है ये।
एनर्जी कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्व, उसी से ये वाला फॉर्मूला आता है। लेकिन हमें आता कहाँ है? तो ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें आता है ना, ये वाला फॉर्मूला तो, ये तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। यही तो मैंने दो तुम्हें कंसेप्ट सिखाए थे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है भाई। देखो जरा सिंपल सी बात है, सपोज करो, लो देख लो, सपोज करो ये बंदूक है। अब ये बंदूक चली और ये गोली निकली, टोटल एनर्जी लेट्स से इसमें ई निकली। अब दोनों का मोमेंटम कंजर्व करेंगे, नोट्स में तो नहीं है, नोट्स में है, ध्यान नहीं दिया वो तुमने। टोटल एनर्जी ई निकली। अब जो मोमेंटम गोली लेकर के जाएगी वही वाली मोमेंटम गन लेकर के जाएगी, है ना, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। पहले तो मोमेंटम जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स कोई आया नहीं, सब इंटरनल फोर्सेस आए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। और मोमेंटम तो जानते हो कितना होता है, कितना होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिखेंगे 2 मास ऑफ बुलेट इनटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 2 मास ऑफ गन इनटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऊपर गन का आ जाएगा, नीचे बुलेट का आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो इनको मिलेंगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो काइनेटिक एनर्जी गन को मिलने वाली है दैट विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी है अपॉन में दोनों का मास, मास ऑफ गन प्लस में मास ऑफ बुलेट। और क्योंकि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर हम ऊपर क्या लगाएंगे, गन के साथ मास ऑफ बुलेट लगाएंगे। तो इन्हीं दोनों से तो निकल कर क्या दूसरा तुम्हारा हो गया एनर्जी कंजर्वेशन की, ई एनर्जी निकला है तो ई एनर्जी इन दोनों को मिलेगा। ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। यहाँ से पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी, बुलेट को पुट कर दो गन आ जाएगा, गन को पुट कर दो बुलेट आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें हासिल होता है। तो ये एनर्जी मोमेंटम से ही तो आया है। तो तुम भी क्या कर रही हो, तुम बोली सर मैं एनर्जी मोमेंटम लगाऊंगी, तो लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला अपने को याद ही है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है भाई। मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन में दो ही बेसिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के थ्रेशोल्ड वाले, और एक्सोथर्मिक में आते हैं ये वाले कि एक पोर्शन जो है वो एनर्जी लेकर के चला जाता है। ठीक है, अब अक्सर हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, हाँ ठीक है, अक्सर हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, अक्सर हम इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करते हैं कि जो एनर्जी जो मिलने वाली है लेट्स से अल्फा को, वो होती है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू के बराबर का एनर्जी टोटल रिलीज होता है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निश्चित कुछ है नहीं यहाँ पर, तो जो भी मास डिफेक्ट है उससे कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है और वो इन दोनों की काइनेटिक की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो एनर्जी जो ऑफ जो अल्फा है या फिर काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ अल्फा है वो होता है मास ऑफ अल्फा, और यहाँ पे दूसरा मास ऑफ डॉटर वाई, और यहाँ पे होगा मास ऑफ ऊपर वाई, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात लिखना ठीक नहीं है। ये मैं यहाँ पर क्यू वैल्यू जो है मैं लिखता था जब यहाँ पर कोई इस तरह का डीके नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का डीके हो रहा है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें यहाँ पर क्यू वैल्यू नहीं लिखना चाहिए। हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी, किसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो लेट से किसी को भी मिले, किसी का एनर्जी दे रखा है जिन्होंने अल्फा का दे रखा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा को मिलेगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन में मास ऑफ अल्फा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आर एन, मास ऑफ आर एन अपॉन में मास ऑफ आर एन प्लस में मास ऑफ अल्फा। ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल को नहीं लिखते थे, हम क्या लिखते थे यहाँ पे क्यू वैल्यू। क्यों, क्योंकि क्यू वैल्यू ही टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट का बनता था। यहाँ पर मास 10 kg भाई, मास उठ गया 2 kg और 9 kg में, तो 1 kg का मास डिफेक्ट आया, तो 1 kg इंटू में c स्क्वायर की एनर्जी रिलीज हुई। और ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमारी अपीयर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है वही काइनेटिक एनर्जी टोटल के रूप में बनता है। बट यहाँ पर गामा डीके हो रहा है तो कुछ एनर्जी वहां पर भी लूज होगा। तो वहां पर अगर लूज होगा तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल को जो एनर्जी मिलने वाला है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी टोटल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो टोटल जो एनर्जी है क्यू वैल्यू, दैट क्यू वैल्यू विल गो इनटू दो चीजें। तो क्यू वैल्यू जाएगी दो चीजों में, एक तो काइनेटिक एनर्जी में इनके और एक गामा डीके के अंदर। तो क्यू वैल्यू पहले हमारा कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यू वैल्यू कितना देखो जरा, तो मास डिवाइड देखो कितना होगा, तो मास डिवाइड हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्यू टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना गामा डीके। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले तो यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक टोटल कितना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी कितना है 4.44, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो गया वो हमें निकालना है के ई टी, मास ऑफ आर एन दैट इज आर एन 222, आर एन प्लस अल्फा 222 4 226, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना आ गया 4.44 इंटू में 226 बाय 222, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू वैल्यू, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट विच इज
ये 226 यानी कि 22.226.005 माइनस में इन दोनों का मास जो कि होगा 222.00, इसका कितना है 4, तो 226 हो जाएगा एग्जैक्ट, है ना। तो दोनों का डिफरेंस करो कितना आ जाएगा 0.005 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, है ना। ये मास डिफेक्ट आया, ये क्यू वैल्यू नहीं है, ये क्या है डेल्टा एम। क्यू वैल्यू के लिए क्या करेंगे डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर करेंगे, तो डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/1000 और एक एएमयू कितना होता है 931, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्यू वैल्यू। अगर इस क्यू वैल्यू को तुम माइनस कर दोगे काइनेटिक एनर्जी टोटल इसमें से माइनस कर दोगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा गामा डीके का एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारा ये आंसर जो है वो अल्टीमेटली निकल करके आ जाएगा, हाँ 4.655, पता नहीं 4.655 क्या बोला तुमने, इसका वैल्यू निकाला तुमने 4.655 क्या किसका निकाला है, इसका निकाला है क्या 4.655। तो इसको तुम कैलकुलेटर से जाओ तो कर लो, वहां पे तो अपने आप ही करना पड़ेगा। हाँ तो इसका चलो ये प्राची बोल रही है, मैं मान लेता हूं, इसका प्राची कितना बोल रही है 4.655, ठीक है। इतना प्राची जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रही है। और यहां से कितना आएगा फिर प्राची, इसका बताओ कितना आएगा कैलकुलेटर से। अच्छा क्यू वैल्यू बोली तुमने, अच्छा क्यू वैल्यू बोली है, ठीक है चलो क्यू वैल्यू आ गई 4.655, फिर ये निकालो कितना होगा, ये कितना होगा कैलकुलेटर से करो जरा सोल्व, कितना आ रहा है ये 4.520, ये आ रहा है 4.520, दोनों को माइनस करोगे 4.520, दिस विल बी 5 और 5 में से 2 गए 3, दिस विल बी 0.135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर होगा, तो इंटीजर टाइप में था ये 135 ही इसका आंसर था, ठीक है। तो यहां पर हमें एक और अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला है कि अगर गामा डीके हो तो यहां पर जो है वो अगर तुम बिल्कुल बेसिक में जाओगे तो यहां पर क्यू वैल्यू नहीं होता, यहां पर होता है जो भी काइनेटिक एनर्जी दोनों शेयर कर रहे हैं उसका कितना प्रतिशत इसको मिलेगा, कितना प्रतिशत इसको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ एनर्जी यहां पर हमारा जो है वो गामा डीके में भी लॉस हो रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग एनर्जी जो है जो काइनेटिक एनर्जी वो इन दोनों के अंदर शेयर हो रहा है। बस यहां पर एक ही आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से पैदा हो सकता है, हाँ एक आर्ग्यूमेंट यहां पर पैदा हो सकता है अगर उसको हमने ठीक समझाओ कि सर पहले गामा डीके होगा फिर काइनेटिक एनर्जी शेयर होगा या पहले काइनेटिक एनर्जी शेयर होगा फिर गामा डीके होगा, है ना। ये वाला एक डाउट जो है वो पनप सकता है। क्या इससे आंसर में कोई फर्क आएगा अगर हम अदरवाइज करें तो, है ना। ये यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अगर भाई जैसे हमने क्या किया है, हमने बोला है कि गामा डीके का एनर्जी हमने अलग से रख दी है ना। क्यू वैल्यू में से हमने क्या किया, हमने जो क्यू वैल्यू में से गामा डीके का एनर्जी निकाल दिया, फिर जो काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों को शेयर किया है। हाँ तो प्राची कह रही है कि गामा डीके तो सर बाद में होना चाहिए। उस एंगल से अगर हम देखें प्राची तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, टेक्निकली तो मुझे भी लग रहा है कि गामा डीके जो बाद में होना चाहिए। मैं करके देखूं एक बार जरा, तो अगर उस एंगल से हम देखें तो चेंज आ जाएगा ना, हाँ चेंज आ जाएगा, फिर आंसर में चेंज आ जाएगा। नहीं डीके, क्योंकि देखो अगर उस एंगल से मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, उस एंगल से अगर मैं देखूं तो आंसर हमारा फर्क आएगा। मे भी कितना फर्क आएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आंसर में फर्क तो आएगा अगर हम थ्योरेटिकली देखें, क्योंकि फिर एनर्जी ज्यादा शेयर होगी। अभी एनर्जी कितनी शेयर हुई है, क्यू वैल्यू माइनस में हमने गामा डीके शेयर किया, फिर हमारा क्यू वैल्यू शेयर होगा, तो क्यू वैल्यू शेयर होगा तो फिर ये जो एनर्जी जो है, ये अल्फा पार्टिकल जो एनर्जी लेकर के जा रहा है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और ये जो एनर्जी लेकर के जाएगा वो भी थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हम क्यू वैल्यू को शेयर कर रहे हैं। तो अब इसके बाद गामा डीके होगा, है ना। छोड़ो ना सर, ऐसा कुछ कभी थोड़ी पूछेंगे, ठीक है चलो फिर अगर तुम्हें